पहले हम लेक्चर आउटलाइन की बात करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे रिकर्जन की डेफिनेशन की। उसके बाद हम मुख्तलिफ किस्म की जो रिकर्जन हमारे पास हो सकती हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर हम एक सिंपल सी एग्जांपल रिकर्सिव एग्जांपल के बारे में बात करेंगे और इसके बाद हम बात करेंगे कि स्टैक जो है हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर जो कि रिकर्जन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे कि हम एक सिंपल सा रिकर्सिव प्रोग्राम कैसे लिखते हैं और एग्जांपल के तौर पे हम फैक्टोरियल का रिकर्सिव प्रोग्राम बेसिकली हम बनाएंगे। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे रिकर्सिव प्रोग्रामिंग टेक्निक्स और आइटरेटिव प्रोग्रामिंग टेक्निक्स को कि इनमें बेसिकली क्या फ़र्क है और इनको हम कौन से वाली टेक्निक को हम बेहतर कह सकते हैं। सबसे पहले हम रिकर्जन को डिफाइन कर लेते हैं। रिकर्सिव फंक्शन हमारे पास वो फंक्शन है जो कि अपने आप को फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर, फंक्शन की बॉडी के अंदर अपने आप को कॉल करता है। वो डायरेक्टली भी हो सकता है और इनडायरेक्टली भी हो सकता है। इसको अगर हम पिक्टोरियली देखना चाहें तो बेसिकली ये हमारे पास एक पिक्चर फ्रेम है, उसके अंदर एक पिक्चर है बेसिकली और उसके अंदर हमारे पास एक फ्रेम नजर आ रहा है जिसके अंदर हमारे पास एग्जैक्टली वही पिक्चर रिपीट हो रही है। ऑब्वियसली इट इज गोइंग ऑन टिल इंफिनिटी। और ऑब्वियसली हम लोगों ने रशियन डॉल्स के बारे में भी सुन रखा होगा। यहाँ पर हम अगर हम एक डॉल को खोलें तो उसके अंदर भी हमारे पास एक डॉल बेसिकली मौजूद होती है। ठीक है, तो यानी कि ये हमारे पास एक किस्म की रिकर्जन की एक्चुअल रियल लाइफ में एग्जांपल है। ठीक है, ऑब्वियसली अगर हम लाइफ को देखें तो वो भी हमारे पास एक किस्म की रिकर्जन ही है कि हर जानदार के अंदर उसके बारे में तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो एक नया जानदार बनाने की तमाम इंफॉर्मेशन हर सेल के अंदर मौजूद होती है। तो बेसिकली जब भी हम रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है, तो एक नए सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के साथ करते हैं। ठीक है, और जितनी भी पुरानी कॉल्स होती हैं वो बेसिकली तमाम की तमाम सस्पेंड हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम मेन फंक्शन जो है जब किसी और फंक्शन को कॉल करता है, ठीक है, तो कंट्रोल जो है वो ट्रांसफर हो जाता है उस फंक्शन को और कंट्रोल जो है वो मेन फंक्शन के पास नहीं रहता। अब जो है तमाम का तमाम प्रोसेसर बेसिकली नए फंक्शन के पास होता है और जब वो अपना काम मुकम्मल कर लेता है फंक्शन तो फिर वो कंट्रोल वापस मेन फंक्शन को दे देता है प्रोसेसर का। तो उस वक्त तक जो मेन फंक्शन है बेसिकली एक किस्म का सस्पेंडेड रहता है। इसी तरह जो हमारे पास जो फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन है जब अपने आप को कॉल करता है, ठीक है, तो इसका जो कॉल्ड वर्जन है बेसिकली कंट्रोल उसके पास आ जाता है उसके नए पैरामीटर्स के साथ। जब कॉल किया हुआ फंक्शन है उसके साथ प्रोसेसर का कंट्रोल आ जाता है और जो पिछला वाला फंक्शन है बेसिकली वो सस्पेंडेड रहेगा जब तक कि जो नया कॉल किया हुआ फंक्शन रिटर्न नहीं कर देता कंट्रोल प्रोसेसर का वापस ओरिजिनल फंक्शन को। तो बेसिकली ये हमारे पास चीज है। हमारे पास जो रिकर्जन है बेसिकली इट अलाउज वेरी सिंपल प्रोग्राम्स फॉर वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये हमारे पास इस जो मेन अट्रैक्शन है हमारे पास रिकर्सिव एल्गोरिथम्स की वो बेसिकली ये है। और हम बेसिकली देखेंगे कि ये एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखेंगे कि कैसे हम एक जो सिंपल किस्म की रिकर्जन जो है वो हम एल्गोरिथम डिजाइन कर सकते हैं, जबकि उनका दूसरे तरीके से एल्गोरिथम जो है वो काफी थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स हमें नजर आता है। इसका हमारे पास हमने बात की थी कि हमारे पास दो किस्म की रिकर्जन हो सकती हैं, एक डायरेक्ट रिकर्जन और एक हमारे पास इनडायरेक्ट रिकर्जन। डायरेक्ट रिकर्जन हमारे पास वो है कि जब व्हेन अ फंक्शन फॉर एग्जांपल अ फंक इट कॉल्स इटसेल्फ डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इसकी एग्जांपल है। यहाँ पर हमारे पास फंक्शन है, उसका नाम फंक है, इसकी रिटर्न टाइप बेसिकली वॉइड है और इसके अंदर हमारे पास कुछ लोकल वेरिएबल्स हो सकते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। एंड से पहले हमारे पास कुछ और स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास
लेट्स से, और उसके अंदर जो है ये फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है. दैट इज व्हाई इट इज अ रिकर्सिव फंक्शन, एंड नॉट ओनली अ रिकर्सिव फंक्शन बट अ डायरेक्ट रिकर्सिव फंक्शन बिकॉज इट इज कॉलिंग इटसेल्फ डायरेक्टली. ठीक है. उसके ऑपोजिट हमारे पास इनडायरेक्ट रिकर्जन हो सकती है. व्हेन अ फंक्शन, फॉर एग्जांपल फंक्शन A calls another function, for example func B, where the second function calls the original function, that is func A, directly or indirectly. Okay? अब यहां पर हमारे पास दो फंक्शंस हैं, func A और func B. दोनों की टाइप बेसिकली void है. It can be anything. देन बेसिकली शुरू में हमारे पास इसकी बॉडी, दोनों की बॉडीज में हमारे पास कुछ लोकल वेरिएबल्स हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं. एंड से पहले हमारे पास कुछ और स्टेटमेंट्स हैं. और बेसिकली जो फंक ए है फंक्शन, वो फंक बी फंक्शन को कॉल कर रहा है, और फंक बी फंक्शन बेसिकली फंक ए फंक्शन को कॉल कर रहा है. ठीक है. तो बेसिकली यहां पर तो जो हमारे पास फंक ए वो फंक बी को डायरेक्टली कॉल कर रहा है, और फंक ए जो है वो भी डायरेक्टली फंक बी को, फंक बी जो है वो डायरेक्टली फंक ए को कॉल कर रहा है. तो बेसिकली इट्स एन इनडायरेक्ट रिकर्जन. अगर फर्ज किया हमारे पास इसको, अगर हम थोड़ा सा कंटिन्यू रखना चाहें, तो लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है, ए फंक्शन है लेट्स से. ठीक है. ये बेसिकली कॉल करता है फंक बी फंक्शन को. ठीक है. और उसके बाद जो है फंक बी फंक्शन जो है मे बी लेट्स से कॉल करता है फंक सी फंक्शन को. ठीक है. वेयर एज फंक सी बेसिकली इन टर्न कॉल्स फंक ए फंक्शन. नाउ वी कैन से दैट फंक बी फंक्शन इज कॉलिंग फंक ए फंक्शन इनडायरेक्टली. ठीक है ना. तो यानी कि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों कॉल करें तो बेसिकली इज टर्म्ड एज इनडायरेक्ट रिकर्जन. ठीक है. आगे चलें. तो बेसिकली हमारे पास ये सिंपल सी रिकर्जन की एग्जांपल है. ये हमारे पास फंक्शन अल्फा नाम है. ठीक है. द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज टू रिटर्न द वैल्यू फॉर द अल्फाबेट. कि अगर हमारे पास लेट्स से सी अल्फाबेट है. ठीक है. इट्स अ थर्ड इंग्लिश अल्फाबेट. अगर हम बात करते हैं ई की, देन बेसिकली इट्स अ फिफ्थ वन, राइट. तो बेसिकली इसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर है वो रिटर्न करना है इसका. ठीक है. तो ये हमारे पास देन बेसिकली वी हैव अ मेन फंक्शन. ठीक है. वी हैव चार टाइप कैरेक्टर, उसको हमने डी से इनिशियलाइज किया हुआ है. ठीक है. और यहाँ पर हमारे पास प्रिंटफ की स्टेटमेंट है. ठीक है. जिसके अंदर पहले जो है हम कैरेक्टर डिस्प्ले कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो है वो जो वैल्यू आ रही है हमारे पास अल्फा नाम से, वो हम डिस्प्ले कर रहे हैं. और अल्फा नाम हमारे पास जो फंक्शन है उसका जो हमारे पास इनपुट है वो चार एल्प है. और सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि इफ एल्प इज इक्वल to character A, then we return 1. Otherwise we return 1 plus alpha num alp minus 1. ठीक है. तो बेसिकली ये हमारे पास एक सिंपल किस्म का रिकर्सिव फंक्शन है. एंड अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो बेसिकली दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. क्योंकि हमारे पास जो मेन फंक्शन है वो इसके अंदर जो इनपुट कर रहा है वो कैरेक्टर डी जो है उसको इनपुट कर रहा है. तो ऑब्वियसली द आउटपुट शुड बी द अल्फाबेट डी इज द फोर्थ अल्फाबेट, एंड ऑब्वियसली इज द करेक्ट वन. This particular program, and obviously it is a recursive program, it doesn't make sense to write this complex, I mean it is rather complex जो कि हमारे पास प्रॉब्लम है उसके हिसाब से ये I mean it's overdoing it. Actually हम सिंपली ये कर सकते थे कि इस प्रॉब्लम के लिए सिंपली ये कर सकते थे कि अल्फा नाम इज इक्वल टू एल्प माइनस ए प्लस 1. ठीक है ना. क्योंकि हमें मालूम है कि ए करेक्टर कोड बेसिकली 97 है, डी का करेक्टर कोड 100 है, राइट. तो बेसिकली अगर हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर ये तमाम वैल्यूज रखें तो हमारे पास 4 की वैल्यू आ जाती. But I mean this simple program is rather a good and simple example to understand the concept of recursion. तो इसको हम लेके आगे चलते हैं. Right.
इससे पहले कि हम इस एग्जाम्पल को आगे हम देखें, हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लेआउट ऑफ मेमोरी प्रोग्राम, उसको जरा हम देख लेते हैं। जब भी हम किसी एप्लीकेशन के ऊपर किसी एप्लीकेशन के आइकॉन को डबल क्लिक करते हैं या किसी शेल के अंदर कोई प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो बेसिकली हमारे पास जो है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बेसिकली हमारे पास हमारे प्रोग्राम को इस तरह मेमोरी में रखता है, राइट। उसके अंदर हमारे पास जो लोअर एड्रेसेस के ऊपर हमारा प्रोग्राम का कोड होता है, ठीक है, जिसको बेसिकली हम टेक्स्ट पोर्शन भी कहते हैं, कोड पोर्शन भी कहते हैं, ठीक है। तमाम का तमाम कोड जो है, जो हमारे जितने भी हमारे पास फंक्शंस हैं, जितने भी और मेन फंक्शन है, जितने सब फंक्शन जो हमने बनाए हैं, और इसके अलावा जितने भी जो लाइब्रेरीज हम इंक्लूड करते हैं, मसलन प्रिंटफ फंक्शंस, वो तमाम के तमाम फंक्शंस बेसिकली हमारे पास यहां पर मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास दो मेन पोर्शंस होते हैं। एक तो हमारे पास होता है डेटा पोर्शन, और टॉप ऑफ द मेमोरी जो कि हमें एलोकेट की जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से, द पोर्शन इज कॉल्ड एज द स्टैक पोर्शन, ठीक है। जो डेटा पोर्शन itself is divided into two main portions. One is the static area. स्टैटिक एरिया के अंदर वो तमाम वेरिएबल्स जो कि ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम उनको बेसिकली रखता है। इसके अलावा वो तमाम वेरिएबल्स जिनके शुरू में उनकी टाइप के शुरू में स्टैटिक का कीवर्ड यूज होता है, वो बेसिकली स्टैटिक के अंदर रखे जाते हैं, ठीक है। मसलन लेट से हमने कोई फंक्शन बनाया, वो इंट में भी हो सकता है, इंट के अलावा भी किसी फंक्शन में हो सकता है। लेट से उसकी टाइप थी बेसिकली इंट, एंड लेट से उसका नाम था ए, ठीक है। और उससे पहले हमने यहां पर लिख दिया स्टैटिक, ठीक है। So basically this particular variable, these 4 bytes are going to be stored over here, ठीक है। स्टैटिक एरिया के अंदर वो रखा जाएगा, ठीक है। इवन दो कि वो फंक्शन का जो है फंक्शन इसको एक्सेस कर सकता है, लेकिन फिर भी ये रखा स्टैटिक एरिया के अंदर ही जाएगा, ठीक। फिर जो है then basically we have this dynamic area. This area is also called as heap area, ठीक है। हीप एरिया जो है बेसिकली ये हमारे पास कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं, उनको यूज करके हम ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट करते हैं टू एलोकेट सम मेमोरी टू अस इन दिस पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। और उससे बेसिकली हम डायनामिकली कुछ मेमोरी जो है वो एलोकेट करवाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से, और जब हमारी जरूरत खत्म हो जाती है तो हम उसको डी एलोकेट करते हैं, ठीक है। तो इन फंक्शंस के बारे में हम बाद में लेक्चर्स में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल जो हमारे पास मेन इंटरेस्ट की जो चीज है बेसिकली स्टैक सेगमेंट है। हमारे पास जितने भी फंक्शंस हैं, उन तमाम का डेटा जो है वो हमारे पास स्टैक सेगमेंट में पड़ा होता है, ठीक है। और जैसे कि हमारे पास जो डायनामिक एरिया है, जो हीप एरिया है, बेसिकली इट ग्रोज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है, whereas the stack segment it grows in the negative direction, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमारे पास टॉप ऑफ द स्टैक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन जो पड़ी होती है, वो बेसिकली हमारे पास मेन फंक्शन की जो इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास इसमें मौजूद होती है। मेन फंक्शन की इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद होती है सबसे ऊपर, ठीक है। उससे नीचे जो भी फंक्शन बेसिकली मेन फंक्शन कॉल करता है, उसकी इंफॉर्मेशन जो है, उसके तमाम वेरिएबल्स बेसिकली इस पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर होंगे, और ये वाला जो फंक्शन है वो जिस फंक्शन को कॉल करेगा उसकी इंफॉर्मेशन बेसिकली इस फंक्शन के अंदर होगी, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास एक जनरलाइज्ड लेआउट है किसी भी प्रोग्राम का, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मेमोरी के अंदर मैनेज करता है, ठीक है। अब जो है हम इस प्रोग्राम को देख लेते हैं। जो हमारे पास प्रोग्राम है अल्फा नाम का, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले तो हमारे पास मेन फंक्शन है, दैट मींस के दिस इंफॉर्मेशन, दिस पर्टिकुलर वेरिएबल विल बी ऑन द
ऑन द हाईएस्ट, यानी कि इसका जो हमारे पास लोकेशन होगी मेमोरी के अंदर वो हमारे पास हाईएस्ट होगी इसके जितने भी वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास मेन फंक्शन का जो वेरिएबल है ch है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास d है। दिस पर्टिकुलर फंक्शन इट इज गोइंग टू कॉल, बिफोर इट कॉल्स द printf फंक्शन, इट इज गोइंग टू कॉल द अल्फा नम फंक्शन। अब अल्फा नम फंक्शन जब रिटर्न करेगा मेन फंक्शन में, जब वापस आएगा, देन इट शुड बी एबल टू स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम ओवर हियर। वो बेसिकली मेन फंक्शन जो है वो उस इंतजार में है कि अल्फा नम अपने रिजल्ट को लेकर आए तो printf फंक्शन बेसिकली स्टार्ट करें, ठीक है। तो बेसिकली उसने बेसिकली जो है printf फंक्शन स्टार्ट करना है डायरेक्टली। तो इसका उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है बेसिकली वो बेसिकली कहीं ना कहीं उसको स्टोर करना है, और जो मेन फंक्शन है उस एड्रेस को स्टोर करता है ऑन स्टैक, ठीक है। उसको वो ऑन स्टैक के ऊपर स्टोर करता है, और ऑब्वियसली वो एड्रेस कहां पे मौजूद होता है, ऑब्वियसली इट विल बी समवेयर ओवर हियर। वो उसका एड्रेस यहां पर मौजूद होगा, इस पर्टिकुलर जगह का मेमोरी एड्रेस होगा, लेकिन उसको वो स्टोर करेगा ऑन द स्टैक, ठीक है, ताकि वो फंक्शन जब रिटर्न करे तो बेसिकली कंट्रोल वो ट्रांसफर कर दे उस पर्टिकुलर रिटर्न एड्रेस को, ठीक है। तो बेसिकली मेन फंक्शन अपना नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो है वो स्टैक के ऊपर स्टोर कर देता है, ठीक है, और जो कॉलिंग वैल्यू है बेसिकली जो हमारे पास अगला पैरामीटर है वो भी बेसिकली स्टैक के ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली एल्प जो हमारे पास वेरिएबल है अल्फा नम का, उसका जो हमारे पास वैल्यू है वो कैरेक्टर डी है, ठीक है। कैरेक्टर डी ऑब्वियसली इट्स नॉट इक्वल टू ए कैरेक्टर ए, लिहाजा जो है एल्स की जो है वो पोर्शन जो है स्टेटमेंट का वो एग्जीक्यूट होगा, एंड द अल्फा नम फंक्शन इज गोइंग टू कॉल इटसेल्फ फॉर सी कैरेक्टर, ठीक है। ऑब्वियसली इट वांट्स इट टू रिटर्न, और उसके बाद उसने 1 ऐड करना है, तो बेसिकली उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन का एड्रेस वो स्टैक के ऊपर स्टोर करेगा, और उसके बाद जो है वो जो नया पैरामीटर है उसकी वैल्यू रखेगा, और वो बेसिकली इस फंक्शन को कॉल कर देगा। अगेन सी इज बेसिकली नॉट इक्वल टू ए, हम इस जगह पे आएंगे, और अगेन यहां पर अल्फा नम का फंक्शन है, अल्फा नम का फंक्शन कॉल करना है, रिटर्न एड्रेस स्टैक के ऊपर रखेंगे, ठीक है, और जो हमारे पास जो पैरामीटर पास होएगा दैट विल बी बी, ठीक है। अगेन जो है अल्फा नम फंक्शन को हमने बी के लिए कॉल किया, इट इज नॉट इक्वल टू ए, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर हमारे पास रिटर्न एड्रेस जो है वो हम स्टोर करेंगे स्टैक के ऊपर, एंड विल कॉल द अल्फा नम फंक्शन फॉर द पैरामीटर ए, ठीक है। अब बेसिकली यहां पर हमारे पास अल्फा नम फंक्शन जो है वो एल्प इज इक्वल टू ए है, ठीक है, और हम यहां पर देख रहे हैं कि व्हेन एल्प इज इक्वल टू ए वी सिंपली आर गोइंग टू रिटर्न, ठीक है, रिटर्न 1, ठीक है। हम रिटर्न 1 करेंगे, ठीक है, और ये वैल्यू हमारे पास जाएगी पिछले वाले फंक्शन को। इसका रिटर्न एड्रेस हमारे पास मौजूद है, हम कंट्रोल ट्रांसफर कर देंगे उसकी तरफ, ठीक है, और वो बेसिकली क्या करने लगा था, वो बेसिकली इस इंतजार में था कि वो वैल्यू उसको मिले तो वो 1 में ऐड करे, ठीक है। तो वैल्यू उसको वो मिल गई थी, वो 1 है, वो बेसिकली 1 के अंदर ऐड कर देगा, ठीक है। अगेन यहां पर हमारे पास ये हमारे पास वो फंक्शन है जो कि जिसका इनपुट बी था, ठीक है। नाउ इट इज अबाउट टू रिटर्न, ठीक है। तो उसने 1 + 1 2 की वैल्यू बेसिकली वो रिटर्न करेगा, उसका एड्रेस जो है वो इसके पास मौजूद है, उसकी वैल्यू को वो रिटर्न करेगा। देन बेसिकली वी आर इन द फंक्शन जिसका इनपुट जो है वो कैरेक्टर सी था, ठीक है। इसकी इनपुट यहां पर जो इस अल्फा नम ने जो वैल्यू रिटर्न की, ठीक है, उसके अंदर हमने 1 ऐड किया, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो वैल्यू जो कि इससे पिछले वाले अल्फा नम को रिटर्न होगी दैट विल बी 3, ठीक है। एंड फाइनली ये वाला जो हमारे पास अल्फा नम फंक्शन है जिसका इनपुट बेसिकली इनपुट पैरामीटर जो है वो डी था, व्हेन इट इज गोइंग टू रिटर्न
obviously now it is going to return to the main function. तो इसका जो वैल्यू बेसिकली जो रिटर्न होगा इट विल बी 1 + 3 विच इज बेसिकली इक्वल टू 4. ठीक है, तो आफ्टर ऑल दिस थिंग्स यहां पर हमारे पास दिस थिंग इज नाउ रिटर्निंग द वैल्यू 4 टू द मेन फंक्शन. और मेन फंक्शन बेसिकली किस चीज का इंतजार कर रहा था? वो ये चीज का इंतजार कर रहा था कि ये अल्फा नम फंक्शन बेसिकली रिटर्न करे और ये उसकी वैल्यू प्रिंट कर दे. ठीक है ना, तो अल्टीमेटली ये प्रिंट जो है ये 4 को प्रिंट कर देगा और इसकी एग्जैक्ट आउटपुट जो है वो हम पिछली स्लाइड के अंदर देख चुके हैं. तो बेसिकली ये हमारे पास अल्फा नम फंक्शन है, इसको हम देख लेते हैं. हमारे पास इसके 2 मेन पोर्शंस हैं. एक तो हमारे पास वो पोर्शन है जो कि एक्चुअली रिकर्जन कर रहा है. रिकर्जन हम किसको कहते हैं कि जब फंक्शन जो है अपने आप को कॉल करता है. तो हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट जो है जिसके अंदर ये वाला फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है? दैट इज बेसिकली द 7th लाइन. ठीक है, दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट. ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास जो है वो रिकर्सिव पोर्शन है. ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है जैसे ये वाला पोर्शन आया था तो बेसिकली रिकर्जन रुक गई थी. ठीक है ना, जो हम बेसिकली एक के बाद इसी फंक्शन को अपने आप को कॉल कर रहे थे बार बार, तो वो तमाम प्रोसेस रुक गया था आफ्टर वी टच दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन. ठीक है, आफ्टर वी टच दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट. तो ये वाला जो पोर्शन है बेसिकली इट इज रिकर्जन स्टॉपर. ठीक है, इट इज अ नॉन रिकर्सिव. ऑब्वियसली we can call it base case and all these names are possible. ठीक है, तो अब बेसिकली हम ये देख लेते हैं कि how much important is this particular thing. ठीक है, उसके लिए हम यहां पर देखते हैं एक सिंपल सा फंक्शन which is called as an infinite recursive function. ठीक है, ये बेसिकली क्या कर रहा है कि इट डज नॉट हैव द बेस केस. इसके अंदर बेस केस नहीं है. ठीक है, लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो अगर हमने रिकर्जन स्टॉप करनी है देन वी नीड टू हैव अ बेस केस, और इसके अंदर बेस केस नहीं है. ठीक है, तो जब बेस केस नहीं होगा तो हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं उस चीज को हम देख लेते हैं. ठीक है, तो हमारे पास जो है काउंट जो है वो ग्लोबल वेरिएबल है जिसको हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 के साथ. ये हमारे पास प्रिंटफ स्टेटमेंट है जो कि बेसिकली इस एक इंटीजर वैल्यू को डिस्प्ले कर रही है और वो बेसिकली इंटीजर वैल्यू जो है वो प्री इंक्रीमेंटेड काउंट वेरिएबल है. ठीक है, तो यानी कि इट इज गोइंग टू टेल अस कि ये जो हमारे पास इन्फिनिट फंक्शन है वो बेसिकली कितनी दफा जो है वो उसने आपस यानी कितनी दफा ये रिकर्जन इसकी हो चुकी हुई है. ठीक है, उसके बाद जो है इट इज बेसिकली रिटर्निंग 1 + infinite. ऑब्वियसली क्योंकि आई मीन इट इज नॉट गोइंग टू, इसकी रिटर्न टाइप बेसिकली इंट है. अगर ये वो इसकी कुछ भी रिटर्न टाइप हो सकी थी इट वुड नॉट हैव मैटर्ड एट ऑल, क्योंकि इट्स नेवर गोइंग टू रिटर्न एनीथिंग. ठीक है, अब यहां पर हमारे पास व्हाट इज गोइंग टू हैपन, सबसे ऊपर हमारे पास मेन फंक्शन है. मेन फंक्शन के तमाम जो इंफॉर्मेशन है उसके तमाम वेरिएबल्स वो हमारे पास शुरू में स्टैक के अंदर मौजूद होंगे. यहां पर हमारे पास जो है वो हमने खुद जो है कुछ वेरिएबल्स नहीं रखे हुए, लेकिन इसके जो कुछ हिडन वेरिएबल्स जो सी के अंदर मौजूद हैं वो बेसिकली यहां पर एलोकेट होते हैं. ठीक है, उसके बाद जो है वो इसका रिटर्न एड्रेस जो है हम जब इन्फिनिट को कॉल करेंगे एक दफा तो इसका रिटर्न एड्रेस आएगा. ठीक है, एंड देन बेसिकली जो है ये इन्फिनिट फंक्शन ये दोबारा से अपने आप को कॉल करेगा. अगेन यहां पर हमारे पास इसका रिटर्न एड्रेस आएगा. हमारे पास इसके अलावा हमारे पास कोई वेरिएबल्स नहीं है. ठीक है, लेकिन हमारे पास कुछ रजिस्टर्स हैं जिनको हमें सेव करना पड़ेगा, बट दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कोर्स. मतलब कहने का ये है कि ये इन्फिनिट अपने आप को कॉल करता जाएगा और जो अपने रिटर्न एड्रेसेस हैं वो बेसिकली स्टैक के ऊपर स्टोर करता जाएगा. तो स्टैक विल ग्रो एंड कीप ऑन ग्रोइंग. ठीक है, एक वक्त आएगा कि बेसिकली द स्टैक विल ओवरटेक the area. Basically
overtake the area that is basically allocated for something else like डायनामिक एरिया। तो इसके अंदर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में नहीं है, क्योंकि हम कोई डायनामिक एलोकेशन रिक्वेस्ट नहीं कर रहे ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो हमारे पास जो स्टैटिक वेरिएबल है इट माइट बी ओवर रिटन, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास मसला है जो कि आ सकता है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। तो ऐसी सिचुएशन जहां पर हमारे पास किसी भी वजह से जो स्टैक है बेसिकली बाकी एरिया को ओवरराइड कर दे बेसिकली, ऐसी सिचुएशन बेसिकली कहलाती है स्टैक सेगमेंट ओवरफ्लो, ठीक है। तो इसकी हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। हमारे पास ये जो कोड है इन्फिनिट फंक्शन का, इसको हम कोड ब्लॉक्स में चलाने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली ये हमने कोड ब्लॉक्स जो है वो स्टार्ट कर लिया है। लेट अस ओपन द फाइल फॉर इन्फिनिट रिकर्जन, ठीक है। इसको हम बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इट इज नॉट बिल्ड। इसको हम रन करते हैं, ठीक है। और ये काउंट की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट कर रहा है कि बेसिकली कितने दफा हमने किया। देन बेसिकली देयर वाज सम प्रॉब्लम एज वी ऑलरेडी डिसाइडेड कि हाँ जी प्रॉब्लम तो होगी। और इसके अंदर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने उस प्रॉब्लम को कैच कर लिया। There was some problem, and obviously we know कि the problem was stack overflow. तो इसको हम क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो कोड ब्लॉक्स का जो हमारे पास प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का जो हमारे पास प्लेटफॉर्म है वो बेसिकली हमें मैसेज दे रहा है कि द प्रोसेस इज डन 255, ठीक है ना। आइडियली जो है जो मेन फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करता है इट शुड बी 0, ठीक है ना, इंडिकेटिंग कि ये बेसिकली देयर वाज नो प्रॉब्लम विद दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है, राइट। तो बेसिकली दिस एज वी कैन क्लियरली सी कि जब ऐसी सिचुएशन है तो वी हैव टू थिंक अबाउट समथिंग एल्स। ओके, कमिंग बैक टू आवर स्लाइड। अब हमने यहाँ पर देखा है कि अगर हमारे पास रिकर्शन स्टॉपर स्टेटमेंट मौजूद नहीं है हमारे कोड में, हमारे रिकर्सिव फंक्शन में, तो बेसिकली वी आर गोइंग टू एनकाउंटर द प्रॉब्लम ऑफ स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है। जैसे कि हम ऑलरेडी इस चीज से वाकिफ हैं कि अगर हम लूप को हमने प्रॉपर मैनेज नहीं किया होता तो बेसिकली हमारे पास इन्फिनिट लूप हो जाता है, जो कि ऑब्वियसली इट्स नॉट डिजायरेबल, ठीक है। और इसी तरह जो है वो हमारे पास इन्फिनिट रिकर्शन जो है वो भी बेसिकली डिजायरेबल नहीं है, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि whatever happens we must not forget about the base case or recursion stopper, whatever we want to call it, ठीक है। The next thing we want to do is to write the recursive program, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस चीज को रिकॉल करते हैं कि द स्टेप्स फॉर राइटिंग एल्गोरिथम्स, ठीक है। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने नोट किया था कि अगर हमने कोई एल्गोरिथम बेसिकली बनाना है तो हमें ये 4 स्टेप्स बेसिकली करने होंगे। सबसे पहले हम जो हमारी प्रॉब्लम है जिसको हम एल्गोरिथम बनाना चाहते हैं उसको बेसिकली हम उसकी कुछ एग्जांपल्स हम कर लेंगे। उसके बाद हम जो कुछ भी हमने बेसिकली एग्जाम्पल में सॉल्व करते उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए बेसिकली किया है बेसिकली उसको हम अपने अल्फाज के अंदर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और फिर इन अल्फाज को बेसिकली जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे टू मेक इट इन द फॉर्म ऑफ एन एल्गोरिथम। फिर जब हमारे पास एल्गोरिथम बन जाएगा देन वी हैव टू टेस्ट इट। जब तक कि हमारे पास ये 4 स्टेप्स हम नहीं कर लेते बेसिकली हम सी कोड या कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज कोड हम बेसिकली नहीं लिखना चाहिए हमें। और जब हम सी लैंग्वेज कोड लिख लेंगे विच इज स्टेप 5, देन द नेक्स्ट स्टेप स्टेप 6 इज बेसिकली टेस्टिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम। और अगर उसके अंदर हमारे पास कोई मसला आता है तो बेसिकली स्टेप 7 इज टू डीबग इट, ठीक है। मतलब कहने का यह है कि जब तक हमारे पास हमने ये 4 स्टेप्स हम नहीं करते हमें सी का प्रोग्राम जो है बेसिकली नहीं लिखना, ठीक है।
अब बेसिकली हम बात कर रहे हैं रिकर्शन की, तो उसके अंदर हमने पहले जैसे कि हमने नोट किया कि जब तक कि हम बेस केस नहीं लिखेंगे, जब तक कि बेस केस का हमें नहीं पता चलेगा, ठीक है, उस वक्त तक जो है हमारे पास जो है रिकर्शन प्रोग्राम जो है वो इन्फिनिट लूप में जाने का खतरा है, ठीक है। तो बेस केस का जानना जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर जो है हमने जब प्रॉब्लम को एज अ रिकर्सिव प्रॉब्लम बेसिकली डिफाइन करना है, और वो हम कैसे करेंगे, बाय डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर एंड सिमिलर सब प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये हमारे पास जो चीज है, इससे हम एक प्रॉब्लम को रिकर्सिव प्रॉब्लम में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जो हम एग्जाम्पल के तौर पे करेंगे, we'll try to write recursive version of factorial program, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास वही चीज we have to work some examples, ठीक है, और उसके बाद जो है उसको हमने अपनी लैंग्वेज में लिखना है। अब बेसिकली क्योंकि हम जब हम इसको लिखेंगे तो बेसिकली we are going to work it in the mathematical language, और बेसिकली ये हमारे पास ऑलमोस्ट इट इज वेरी मच अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। इस इंग्लिश में लिखने की बजाय हम इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में ही इसको समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली कोई भी ये दोनों स्टेप्स में से कोई एक स्टेप बेसिकली दूसरा स्टेप जो है वो मिस करना इट्स नॉट रिकमेंडेड, लेकिन वी हैव बिल्ड अ लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग के कि हम बेसिकली ये सेकंड स्टेप और फर्स्ट स्टेप को आपस में मर्ज कर सकें, ठीक है। तो बेसिकली वी वांट टू फाइंड आउट फैक्टोरियल ऑफ सम नंबर, ठीक है। फॉर एग्जांपल फैक्टोरियल ऑफ 6 इज बेसिकली 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 which is basically 720। इसी तरह हमारे पास फैक्टोरियल ऑफ 5 जो है वो 5 into 4 into 3 into 2 into 1 which is basically 120। फैक्टोरियल ऑफ 4 जो है वो हमारे पास 4 into 3 into 2 into 1 which is basically 24, ठीक है। अब बेसिकली हमने इस प्रॉब्लम को डिवाइड करना है इनटू स्मॉलर सिमिलर सब प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो अगर हम इस चीज को नोट करें, ये हमारे पास 6 फैक्टोरियल है, इस तरह हम उसको कैलकुलेट करते हैं 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ठीक है। अगर हम यहां पर नोट करें देन 6 फैक्टोरियल का ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, दिस इज लाइक समथिंग ओवर हियर, ठीक है। ये हमारे पास एग्जैक्टली इस चीज के बराबर है, ठीक है। तो बजाय इसके कि हम ये तमाम चीजें लिखें, हम सिर्फ ये बेसिकली यहां पर इसकी बजाय 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर हम एक किस्म का लिख रहे हैं कि एक प्रॉब्लम को बेसिकली सिमिलर सब प्रॉब्लम्स में हमने डिवाइड कर लिया हुआ है, ठीक है। इसको आगे देखते हैं कि 6 फैक्टोरियल जो है वो हमारे पास 6 फैक्टोरियल जो है विल नो लॉन्गर बी रिटन एज 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, rather we are going to write 6 factorial as 6 into 5 factorial, ठीक है। where 5 factorial obviously is 120 और जो है वो 120 into 6 basically 720 and 4 factorial is 4 into 3 factorial, ठीक है। तो बेसिकली नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास पहले 2 स्टेप्स के बाद जो अगला स्टेप हमारे पास आता है दैट इज जनरलाइजिंग। तो जनरलाइजिंग हम यहां पर ये कर लेते हैं कि n फैक्टोरियल इज बेसिकली इक्वल टू n into n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। एंड ऑब्वियसली वी मस्ट नॉट फॉरगेट द बेस केस, ठीक है। अगर हम बेसिकली वी नो अबाउट द फैक्टोरियल कि हमारे पास जो 1 फैक्टोरियल है, ठीक है, और जो 0 फैक्टोरियल है, इन दोनों की जो वैल्यू हमारे पास है दैट इज बेसिकली इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर हम ये अज्यूम करें कि इनपुट जो है वो एक होल नंबर है, यानी कि एक अनसाइंड नंबर है, ठीक है ना, अनसाइंड इंटीजर है, ठीक है। तो अगर हमारे पास n जो है वो लेस देन 2 है, ठीक है, देन वी कैन सिंपली रिटर्न 1, ठीक है। एंड अदरवाइज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू रिटर्न we basically are going to return n factorial
इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास रिकर्सिव फंक्शन रिकर्सिव फैक्टोरियल का प्रोग्राम है। ठीक है, यहां पर ये बेसिकली हमारे पास बेस केस है इसका। ठीक है, इफ n इज लेस देन 2 रिटर्न 1। ये हमारे पास उसका रिकर्सिव पोर्शन है, रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। ठीक है, यहां पर हमने जो इसकी रिटर्न टाइप रखी है वो बेसिकली अनसाइंड लॉन्ग इंट रखी है, विच इज बेसिकली 8 बाइट्स। ठीक है, यहां पर हमने इसकी जो इनपुट की जो टाइप रखी है वो बेसिकली अनसाइंड इंट रखी है, विच इज ऑब्वियसली टू मच। अगर हम इसको देखें तो अगर हम 4 की जो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू जो हो सकती है दैट इज बेसिकली 127। इवन 127 का जो हमारे पास अगर हम फैक्टोरियल फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो द फैक्टोरियल ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज गोइंग टू बी मोर देन 8 बाइट्स इटसेल्फ। ठीक है, तो उसकी बेसिकली इतना बड़ा हमें वेरिएबल रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट हमने यहाँ पर अनसाइंड इंट जो है वो इनपुट टाइप इसकी रख ली हुई है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि हमारे पास जो रिकर्सिव एल्गोरिथम है बेसिकली गोज टू 2 मेन फेजेस। ठीक है, पहले जो है द फर्स्ट फेज इज बेसिकली द एक्सपेंशन फेज, expansion in which each recursive step is applied until reaching the base step. ठीक है, the second phase is basically called a substitution phase, in which the solution is constructed backwards starting with the base steps. ठीक है, तो बेसिकली इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर सबसे हम बेसिकली देखते हैं एग्जांपल फैक्टोरियल 4 की। फैक्टोरियल 4 जो है बेसिकली कॉल करता है फैक्टोरियल 3 को। ठीक है, फैक्टोरियल 3 बेसिकली कॉल करता है फैक्टोरियल 2 को, फैक्टोरियल 2 बेसिकली कॉल करता है फैक्टोरियल 1 को, और फैक्टोरियल 1 बेसिकली जो है वो बेस केस में आ जाता है, तो लिहाजा ये दोबारा फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल नहीं करेगा। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारा स्टैक जो है वो एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है, जब हम अपने आप फैक्टोरियल अपने आप को कॉल करता जाता है तो हमारे पास स्टैक जो है वो एक्सपैंड कर रहा है। तो दैट इज व्हाई बेसिकली दिस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ रिकर्सिव एल्गोरिथम इज कॉल्ड एज द एक्सपेंशन फेज। ठीक है, उसके बाद बेसिकली जो फैक्टोरियल 1 वैल्यू रिटर्न करता है इट रिटर्न्स 1। ठीक है, जो कि बेसिकली 2 के साथ मल्टीप्लाई होके इट गेट्स 2। वो बेसिकली वो फैक्टोरियल 2 जो है बेसिकली रिटर्न करता है वैल्यू 2। ठीक है, और ये बेसिकली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है 3 के साथ, और बेसिकली विच इज द आउटपुट ऑफ फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 3 फंक्शन जो है बेसिकली वैल्यू रिटर्न करता है 6। ठीक है, और फाइनली जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है 4 के साथ, which is basically multiplied by 4 to get 24. Now this particular phase of recursive function is called as the substitution phase. ठीक है ना, इस पर्टिकुलर चीज को हम ऑलरेडी देख चुके हुए हैं जब हम बात कर रहे थे अल्फा नम फंक्शन की। ठीक है, उसके अंदर भी हमने देखा था कि स्टैक जो है एक्सपेंशन फेज के अंदर ग्रो कर रहा था और सब्स्टिट्यूशन फेज में वापस श्रिंक कर रहा था। ठीक है, तो बेसिकली जो फैक्टोरियल का हमारे पास एल्गोरिथम है इट इज वेरी सिंपल एल्गोरिथम। इसके अंदर तो हमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर हमने एक ही डायरेक्शन में हमने एक्सपैंड किया और फिर वापस सब्स्टिट्यूशन फेज के अंदर आ गए और फिर वी गेट आउट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, बट देयर आर सम एक्चुअल प्रॉब्लम्स, रिकर्सिव प्रॉब्लम्स, जिसके अंदर हम जो है वो रिकर्शन में जाते हैं, फिर वापस हम आते हैं और फिर दोबारा से हम रिकर्शन में चले जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली दे कैन बी मल्टीपल ऑफ एक्सपेंशन फेजेस एंड सब्स्टिट्यूशन फेजेस फॉर एनी पर्टिकुलर रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, अब हम कंपेयर कर लेते हैं रिकर्सिव और आइटरेटिव प्रोग्राम्स को। हम लोगों ने फैक्टोरियल का आइटरेटिव प्रोग्राम पहले उसको हमने देखा हुआ है। ठीक है, और ये बेसिकली हमारे पास
मीन फैक्टोरियल का रिकर्सिव प्रोग्राम है। आप यहाँ पे देख रहे हो, इट इज़ वेरी सिंपल। यहाँ पर अगर हमारे पास n की वैल्यू, इनपुट की वैल्यू जो है वो लेस देन 2 नहीं है, ठीक है, तो बेसिकली हम अगर वो लेस देन 2 नहीं है, देन बेसिकली वी आर सेइंग के n इज वी आर सिंपली रिटर्निंग n मल्टीप्लाइड बाय n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। वरना हम जो है वरना हम बेसिकली 1 रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। सो इट्स इज क्वाइट सिंपल, ठीक है, अ सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है, नथिंग एल्स। तो ये सिंपल सा कोड है हमारे पास। इसके मुकाबले में हमारे पास ये कोड है, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे पास हमने एक लूप मेंटेन किया हुआ है, ठीक है, उसके कंट्रोलिंग इंडेक्स वेरिएबल है हमारे पास, ठीक है, और जिसके अंदर हम फैक्टोरियल की वैल्यू को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, आई मीन मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेसिकली, वो वेरिएबल है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम फॉर लूप को we are saying that index is basically equal to n, और उसको हम तब तक चलाएंगे जब until basically index is greater than 1, ठीक है, and we're going to keep on decrementing the index, and finally हम फैक्ट को, जो फैक्टोरियल की वैल्यू है, उसको हम इंडेक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जब ये लूप खत्म होगा तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर फैक्टोरियल की वैल्यू होगी जो हम रिटर्न करेंगे। अब बेसिकली यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जहां तक सिंप्लिसिटी की बात है, द कोड फॉर रिकर्सिव वर्जन ऑफ फैक्टोरियल इज सिंपल, ठीक है ना, जो हम आई मीन स्मॉल एंड सिंपल, ठीक है, जबकि जो आइटरेटिव वर्जन है वो बेसिकली इट्स नॉट, इट इज ऑपोजिट ऑफ दैट, ठीक है। लेकिन हम जैसे कि इस चीज को हम बेसिकली नोट डाउन कर लेते हैं कि वन ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ रिकर्सिव प्रोग्राम, इट इज मोर एलिगेंट, ठीक है ना, इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना, इट रिक्वायर्स लेस लाइन ऑफ कोड्स, ठीक है। डिसएडवांटेज हमारे पास क्या है, इट रिक्वायर्स मोर स्पेस इन स्टैक, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टैक की, तो बेसिकली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहां पर हमारे पास अगर हम इसका स्टैक बनाएं, ठीक है, इसका अगर हम स्टैक बनाएं तो सबसे ऊपर हमारे पास जो है वी आर गोइंग टू हैव अ मेन, ठीक है ना, मेन फंक्शन के वेरिएबल्स हमारे पास होंगे सबसे ऊपर, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास होंगे इस फैक्टोरियल के, ठीक है, इस फैक्टोरियल के जितने वेरिएबल्स होंगे वो यहां पर होंगे स्टैक के अंदर, एंड दैट्स इट। ये बेसिकली और बीच में हमारे पास यहां पर जो है इस जगह पे करके हमारे पास क्या होगा, रिटर्न एड्रेस होगा, कि जो कि मेन फंक्शन या जो भी बेसिकली कॉलिंग फंक्शन होगा उसका रिटर्न एड्रेस यहां पर होगा हमारे पास स्टैक के अंदर, ठीक है, ओनली दीज टू थिंग्स। जबकि हमारे पास जो इसका रिकर्सिव वर्जन है उसके अंदर हमारे पास देयर आर गोइंग टू बी multiple of these things in the stack, ठीक है। जितना बेसिकली हमारे पास बड़ा नंबर होगा उसके हिसाब से बेसिकली हमारे स्टैक की एंट्रीज बेसिकली ज्यादा होंगी। तो बेसिकली ये चीज है कि इट रिक्वायर्स मोर स्पेस, ठीक है। और अगर हम इसके ऊपर बहुत ज्यादा नेटपिकी हैं, ठीक है, तो हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि अगर हम बहुत ज्यादा डीप बाल की खाल यानी कि किस्म की निकालने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो ये वाला जो कोड है, इट माइट बी स्लाइटली फास्टर एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है, क्योंकि इसने ये तमाम जो स्टैक है बेसिकली इसको जो कंपाइलर है वो बेसिकली पीछे का कोड से बेसिकली तमाम स्टैक मेंटेन कर रहा होता है, ठीक है, और विच टेक सम टाइम, ठीक है, विच टेक सम टाइम। और इसकी वजह से ये भी हमारे पास इस कोड के अंदर भी हम जो है वो लूप की इटरेशन मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर स्टैक मेंटेनेंस इज स्लाइटली मोर एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो है दिस इज मोर एलिगेंट, इजी टू अंडरस्टैंड कोड।
लेकिन अगर हम बात, ये तो हमारे पास सिंपल सा प्रॉब्लम थी फैक्टोरियल की, लेकिन जो हमारे पास हार्ड प्रॉब्लम्स होती हैं बेसिकली दे कैन नॉट बी इजीली एक्सप्रेस इन नॉन रिकर्सिव कोड, ठीक है। फॉर एग्जांपल गेम्स के अंदर कंपाइलर्स में एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स, फॉर एग्जांपल लिंक लिस्ट, ट्रीज, ग्राफ्स, उसके अंदर तो ये वाली लग्जरी हमारे पास है ही नहीं कि हम उसका आसानी से नॉन रिकर्सिव वर्जन बेसिकली बना सकें, ठीक है ना, कि हमें बेसिकली कहें कि नहीं हमें जो है वो परफॉर्मेंस निकालनी है जबरदस्ती, ठीक है ना, तो वो ये चीज जो बेसिकली जो है वो नहीं हो सकती, ठीक है, या अगर हो सकती है तो वो उसका बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। बेसिकली रिकर्शन इज क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हमारे बहुत सारे मॉडर्न कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स बेसिकली दे फुली सपोर्ट दिस पर्टिकुलर थिंग। फॉर एग्जांपल इंटेल आर्किटेक्चर के अंदर हमारे पास स्टैक रजिस्टर्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास स्टैक पॉइंटर रजिस्टर हैं, मसलन एसपी, ईएसपी, आरएसपी, ये तमाम बेसिकली रजिस्टर्स बेसिकली एक ही रजिस्टर्स की मुख्तलिफ वर्जन्स हैं। मसलन ये हमारे पास 16 बिट रजिस्टर है, ये 32 बिट रजिस्टर है, ये 64 बिट रजिस्टर है, ठीक है। एंड देन बेसिकली देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्टैक सेगमेंट रजिस्टर, ठीक है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कि वो इसको बेसिकली मैनेज करता है इन फॉर्म ऑफ सेगमेंट स्टैक को, उसके लिए वो स्टैक सेगमेंट रजिस्टर्स को यूज कर सकता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो हमारे पास इंटेल आर्किटेक्चर के अंदर और मुख्तलिफ आर्किटेक्चर्स के अंदर स्पेशल इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं जो कि स्टैक को मैनिपुलेट करने के लिए हेल्प करती हैं, ठीक है। हम बहुत सारे हमारे पास लैंग्वेजेस जो हैं मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बेसिकली इसको अलाउ करती हैं रिकर्जन को। सी ऑब्वियसली हम सी में पढ़े और उसके अंदर हमने देखा है कि कैसे हम रिकर्जन जो है वो इम्प्लीमेंट होती है। बहुत सारे हमारे पास इंटरप्रेटर लैंग्वेज जो है मसलन पाइथन, वो भी बेसिकली इसको अलाउ करती हैं। फोर्ट्रन और कोबोल, ये हमारे पास कुछ एंशिएंट लैंग्वेजेस हैं, एंशिएंट तो ऑब्वियसली मतलब नहीं, लेकिन यानी कि पुरानी लैंग्वेजेस हैं जो कि इसको अलाउ नहीं करती, ठीक है। समरी टू समराइज दिस एंटायर थिंग, recursive function basically a function that calls itself in its definition in its body directly or indirectly, ठीक है। हमने जब रिकर्सिव एल्गोरिथम बनाना है तो बेसिकली हमने ख्याल करना है कि बेस केस को हम ना भूलें, ठीक है, रिकर्शन स्टॉपर को हम ना भूलें, उसके बगैर जो है वो हम इन्फिनिट रिकर्शन के अंदर फंस सकते हैं, ठीक है। और रिकर्शन को इटसेल्फ बनाएंगे कैसे? we're going to divide the problem into smaller simpler sub problems, ठीक है, और उसको बेसिकली उसको जनरलाइज करेंगे तो बेसिकली हमारे पास जो एल्गोरिथम बनेगा दैट विल बी द रिकर्सिव एल्गोरिथम, ठीक है। और जो हमारे पास मेन फायदे हैं इसके, रिकर्सिव प्रोग्राम कैन बी रिटन एज एन इटरेटिव प्रोग्राम, हाउएवर, ठीक है, द रिकर्सिव प्रोग्राम्स आर मोर एलिगेंट, ठीक है ना, दे आर इजी टू अंडरस्टैंड and they require less lines of code, right? So basically this was lecture 12. So thank you, students.